सब के बीच नेपाल के लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़कर जा चुके हैं या नेपाल की सेना ने उन्हें किसी सेफ हाउस में उनके परिवार के साथ रखा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि केपी शर्मा ओली से आखिर नेपाल के लोग इतना नाराज कैसे हो गए? आपको शायद ये किसी ने नहीं बताया है, लेकिन हम आपको बताते हैं। एक जमाने में ओली को नेपाल का हीरो माना जाता था। जिस वक्त नेपाल में राजशाही शासन को हटाने के लिए आंदोलन हो रहा था, तब केपी शर्मा ओली ने वामपंथ की जड़ों को वहां मजबूत किया और वो 14 सालों तक कैद में रहे, जिसकी वजह से उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो निडर निर्भीक थे। लेकिन नेपाल में कहा जाता है कि राजनीति के दीमक ने उनके इरादों को खोखला कर दिया। जो ओली पहले नेपाल के गरीब लोगों की बात करते थे, वो हर दिन के साथ सिर्फ खुद अमीर होते चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी संपत्ति पिछले 10 सालों में 100 करोड़ रुपए की हो गई और उनके खिलाफ आम जनता सबसे ज्यादा तब भड़की जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए सारे नियम कानूनों को ताक पर रख दिया। 5 साल पहले 2020 में केपी शर्मा ओली अपने पैतृक गांव में अपने जन्मदिन का केक काटना चाहते थे। अब सोचिए उन्होंने क्या किया। पैतृक गांव जाना था केक काटने के लिए, लेकिन वहां उस वक्त हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए कोई हेलीपैड नहीं था, जिसके बाद 4 लाख रुपए खर्च किए गए। उनके लिए बाकायदा हेलीपैड बनाया गया ताकि वो वहां पर उतरे और वहां पर केक काटे। इसके बाद ओली अपने समर्थकों के साथ 3 हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव पहुंचे और वहां भी उन्होंने नेपाल के नक्शे वाला केक काटकर जश्न मनाया, जिस पर काफी विवाद हुआ और उस घटना ने उनकी छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आज आप देखिए कि केपी शर्मा ओली को फिर से प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा है। अभी ये जानकारी स्पष्ट नहीं है कि केपी शर्मा ओली ने नेपाल छोड़ा है या नहीं, लेकिन हमें खबर मिली है कि काठमांडू में जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई बड़े मंत्री नेपाल छोड़ने के लिए आज एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। और अब से कुछ ही देर पहले यह खबर भी आई कि नेपाल में ललितपुर के नक्खू जेल से 1,500 कैदी फरार हो गए हैं और कई इलाकों में अब भी लूटपाट हो रही है। कुछ जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों में, ये वीडियो देखिए, पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। वो इस तरह से पीछे हट गए। नेपाल में किस कदर हिंसा है वहाँ पर दिखाते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और अभी भी देखिए किस कदर यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो दिखाती हैं कि ये नगर पालिका में इस समय यहाँ पर मौजूद है। और जब आपने देखा कतारों में पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, सरेंडर कर रहे थे। हमारे साथ भी कई लोग नेपाल से लगातार आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। उनमें से कई ने ये बताया कि पुलिस वाले उनके घर के सामने जाकर उनसे गुहार लगा रहे थे, भीख मांग रहे थे कि हमें कुछ जो आम कपड़े हैं, सिविलियन कपड़े हैं, वो दे दीजिए ताकि हम अपनी जान बचा सके, क्योंकि हमारा कोई लेना देना नहीं है सरकार के भ्रष्टाचार से। लेकिन चूंकि वो वर्दी में थे तो उन पर भी प्रदर्शनकारी टूट पड़ रहे थे। वो अपनी हथियार कहीं पर रखने को तैयार थे। उनसे कह रहे थे कहीं हथियार हमारे रखवा दीजिए, हमें सिविलियन कपड़े आम लोगों के दे दीजिए ताकि हम अपनी जान बचा सकें। इसमें महिला कांस्टेबल्स भी शामिल थी। नेपाल की ये तस्वीरें भारत के लिए भी काफी चिंताजनक है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को नेपाल न जाने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो भारतीय नागरिक अब भी नेपाल में मौजूद हैं, उन्हें अपने मौजूदा ठिकानों पर ही रहना चाहिए। वो सड़कों पर बाहर ना निकले, पूरी सावधानी बरतें। साथ ही ऐसे लोगों को नेपाल की लोकल अथॉरिटीज और काठमांडू में भारतीय दूतावास की सलाह का पालन करने के लिए कहा गया है। नेपाल और भारत के बीच कुल 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे 5 राज्यों में लगती है। इनमें सबसे ज्यादा 729 किलोमीटर लंबी सीमा बिहार से लगती है और बिहार से आमतौर पर भी आप देखेंगे तो बहुत आना जाना लोगों का है वहां। अगले महीने विधानसभा के चुनाव वहां पर होने हैं। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच सदियों से रोटी बेटी का रिश्ता माना गया है, जिसमें रोटी का मतलब यह है कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ काम करने के लिए आते रहते हैं और उनके बीच रोटी का रिश्ता रहा है, जबकि बेटी का मतलब यह है कि दोनों देशों के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध रहे हैं। नेपाल यह भी कहता है कि वो देवी सीता की जन्मभूमि है, जो भगवान श्री राम को नेपाल से जोड़ती है और इसीलिए कहते हैं कि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। 1950 की एक संधि के तहत भारत और नेपाल के लोग बिना वीजा के आसानी से इधर उधर आ जा सकते हैं। भारत नेपाल को 600 मेगावाट बिजली की भी सप्लाई करता है और नेपाल में पूरे साल में जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनमें 30% अकेले भारत से लोग होते हैं जो नेपाल के दौरे पर जाते हैं, नेपाल पहुंचते हैं।
और भारत में भी इस वक्त नेपाली मूल के 80 लाख लोग रह रहे हैं जो यहीं हमारे देश में रहकर काम करते हैं। नेपाल में 90% पेट्रोल डीजल भी भारत से ही आता है और दोनों देशों के बीच जो व्यापार होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। साल 2024-25 में दोनों देशों के बीच 73,468 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जिसमें 62,502 करोड़ रुपए का निर्यात हमने नेपाल को किया था और नेपाल से हमारा आयात सिर्फ 10,965 करोड़ रुपए था। और इसीलिए नेपाल में अगर अस्थिरता का माहौल पैदा होता है तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। नेपाल में अब तक जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एक पूरी टाइमलाइन है और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसके बारे में बताना चाहती हूं, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो नेपाल में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है वो अपने आप में एक प्रतीक है कि इस वक्त स्थितियां कैसे खराब हुई हैं। देखिए, नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट इन नेपो किड ट्रिगर, अब इसको आपको समझना पड़ेगा। नेपो किड्स, ये लाइन है, नेपो किड्स शो ऑफ देयर लाइफस्टाइल बट नेवर एक्सप्लेन वेयर द मनी कम्स फ्रॉम, आवर टैक्सेस, देयर लग्जरी, वी पे, यू फ्लेक्स। ये लाइनें देखिए जो यहां पर लिखी गई हैं, ये बहुत तेजी से वायरल हुआ। इन लाइनों ने नेपाल की जनता को गुस्से से भर दिया। लोगों को यह लगने लगा कि नेताओं के बच्चे तो ऐशो आराम पे जी रहे हैं, टैक्स हमारा है, लेकिन आम जनता के बच्चे गरीबी में मर रहे हैं। ऊपर से बीते दिन के प्रोटेस्ट के बाद जब यह खबर आई और ज्यादातर लोग यही दावा कर रहे थे कि जो 18 लोग बीते दिन तक मारे गए थे उनमें से कुछ स्कूली बच्चे भी थे। लोगों का गुस्सा आसमान पर था। काठमांडू की एक न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है प्रेस अड्डा। इस वेबसाइट ने इन हिंसक विरोध प्रदर्शन से सिर्फ 2 दिन पहले 6 सितंबर को एक लेख प्रकाशित किया था और इसमें क्या लिखा था वो पढ़िए। ये ऐसा सिर्फ एक लेख नहीं है बल्कि ऐसे कई लेख नेपाल में लगातार लिखे जा रहे थे जहां कहा जा रहा था कि नेपो किड्स के मुद्दे पर जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसमें लिखा है कि सोशल मीडिया पर लोग लग्जरी कारों, ब्रांडेड कपड़ों, विदेशी यात्राओं और नेताओं के बच्चों की आलीशान पार्टियों की तुलना आम जनता के रोजमर्रा के संघर्षों से कर रहे हैं। बार बार जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे फोटो डालते हैं, घूमने गए हैं विदेश में, जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे डालते हैं अपनी बड़ी बड़ी महंगी कारों की तस्वीरें डालते हैं, अपने मकानों की तस्वीरें डालते हैं, उन सब की चर्चा करते हुए कहा गया कि इसका पैसा कहां से आता है। ये गाढ़ी कमाई से जो लोग कमाते हैं अपने घरों के लिए, टैक्स कटता है, वही टैक्स का पैसा ये नेपो किड्स दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड, बाबूराम भट्टाराय और उनके बच्चों की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। तो ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही थी, कई आर्टिकल्स उस पर लिखे जा रहे थे और सबसे ज्यादा गुस्सा अगर भड़का तो यही कि नेपो किड्स यानी जो नेताओं के बच्चे हैं, जो वीवीआईपीज के बच्चे हैं, वो तो ऐश कर रहे हैं। आम लोगों के बच्चों को आप सड़कों पर आंदोलन करते हुए मार देंगे। नेपाल की आम जनता और ज्यादातर युवाओं को यह लग रहा था कि जब से उन्होंने नेपाल मीडिया पर, माफ कीजिएगा, उन्होंने सोशल मीडिया पर नेपो किड्स के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तभी से नेपाल की सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने में जुट गई, क्योंकि हैशटैग नेपो किड्स यानी नेताओं के बच्चे, उनके साथ जब ये तस्वीरें बड़े बड़े नेताओं के बच्चों की वायरल होने लगी तो इन तमाम नेताओं को लगा कि हमारे बच्चों की तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बदनामी की जा रही है। और यही आरोप है कि नेपाल की सरकार जब उनके बच्चों की तस्वीरें डाली जाने लगी, जब नेताओं के, मंत्रियों के बच्चों की तस्वीरें महंगी महंगी कारों और आलिशान चीजों के साथ विदेशी टूर पर उनकी तस्वीरें वायरल होने लगी, तब नेपाल की सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने में जुट गई और वो असल में अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। आप काठमांडू पोस्ट का ये 6 सितंबर का लेख देखिए जिसमें यह लिखा है कि नेपाल के युवा इस बात से खासे नाराज हैं कि सरकार अपने बच्चों का लग्जरी लाइफस्टाइल छिपाने के लिए सोशल मीडिया को ही बंद कर रही है। ऐसे एक नहीं अनेकों लेख हैं जिसमें यह बताया गया कि हाल के दिनों में नेपाल में लोगों का गुस्सा नेपो किड्स के खिलाफ था। वो नेताओं से तो नाराज थे ही, लेकिन किस बात से नाराज थे कि हम जो टैक्स देते हैं, हम जो गाड़ी कमाई अपनी मेहनत से कमाते हैं, उसका टैक्स का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं अपने बच्चों पर। बड़ी तेजी से कई दिनों से इन नेपो किड्स यानी नेताओं के बच्चों के खिलाफ उनकी तस्वीरें वायरल की जा रही थी, उनको एक तरह से उनके बारे में बार बार लिखा जा रहा था और यही बात सरकार को नागवार गुजरी, ऐसा कहा जा रहा है। नेपाल में नेपो किड्स का मुद्दा यूट्यूब और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा उठाया गया।
3 दिन पहले रेडिट पर एक पोस्ट लिखी गई थी जो काफी वायरल हुई और उसे आप यहां पर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। साल में कुछ देशों की यात्रा, फर्स्ट क्लास में हवाई सफर और आलिशान होटल। ये पूरा बताया गया कि नेताओं के बच्चों की, उनके पत्नियों की लाइफस्टाइल कैसी है, कहां से आता है उनके पास ऐसा पैसा। यही धीरे धीरे लोगों में गुस्सा भरता चला गया। उनका ये कहना था कि देशों की यात्रा करते हैं, फर्स्ट क्लास टिकट्स में वो बैठते हैं और उसके साथ ही वो हवाई सफर और आलिशान होटल्स में रहते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विदेश यात्रा, नेपाल में इलाज नहीं करवाते। उनका ये कहना था कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी विदेशों में जाकर इलाज करते हैं। आखिर ये पैसा आम लोगों का पैसा है। नेताओं के बच्चों के लग्जरी लाइफस्टाइल के खिलाफ उनका गुस्सा था और इस आंदोलन की शुरुआत फिलीपींस से हुई थी, जहां लोगों ने यह मुद्दा उठाया था कि जिन नेताओं को आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन जो आम जनता है उसे इस लोकतंत्र में कुछ नहीं मिलता। आपने वो तमाम चेहरे देखे, उनकी जिंदगी देखिए, उनका लाइफस्टाइल देखिए, विदेशी यात्राओं की तस्वीरें देखिए, बड़ी बड़ी कारों के साथ उनको ठुमकते हुए देखिए, बड़े बड़े मंच पर जाते हुए देखिए, उनकी जिंदगियां देखिए। ये तमाम देशों में, चीन की भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे वीडियोस को डाल डालकर, ये तो एक फिल्म का वीडियो है जो इससे पहले चला था, ये भी है, अलग अलग जगहों पर ऐसे जो वीडियोस डाले गए कि भाई देखो इनकी जिंदगी कैसी है। तमाम चेहरे आप देख रहे हैं, जेला अलोंटे फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली, क्लॉडीन को फ्रॉम फैमिली, ये सब की तस्वीरें ऐसी डाल डालकर उन तमाम लोगों के बारे में लिखा गया कि इनकी जिंदगी देखिए। और इस घटना ने यह सिखाया कि नेताओं और आम जनता के बच्चों के जीवन के बीच की खाई अगर गहरी होती जाए तो ये आम लोगों के भरोसे को छलनी कर देती है और आम लोग खुद को ठगा महसूस करते हैं। और नेपाल में यही हुआ। देखिए कैसे ये सब कुछ एक ऐसे आंदोलन में बदला कि नेपाल जल रहा है। नेपाल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक साल 2019 में 17.4% लोग ऐसे थे जो सिर्फ आय से नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, बुनियादी सुविधाओं के मामले में भी अति गरीब की श्रेणी में आते हैं। और इनमें भी नेपाल के 44% बच्चों को भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रखा गया है। आज नेपाल की स्थिति यह है कि वहां पर लोगों के लिए जीना मुहाल हो रहा है, परिस्थितियां बेकाबू होती चली जा रही हैं और नेपो किड्स के खिलाफ शुरू हुआ ये गुस्सा धीरे धीरे कैसे एक सबसे बड़े विद्रोह में तब्दील हो गया कि ओली की सरकार ही 48 घंटे में सफाचट हो गई। आज नेपाल की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक सच्चाई सबसे बड़ी ये है कि भारत भी सतर्क है, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है, हमारी नजर बनी हुई है।